धीरे धीरे बदलने लगा था। अचानक ही उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं और वो उसका हाथ पकड़कर लेकर आती है उसकी सहेलियों को, पूरा जोर लगाकर दूर धकेल देती है। देखते देखते खूबसूरत तरीके से सजे अपने बालों को नोच नोच कर वो बाहर निकालने लगती है और जोर जोर से चीखने लगती है। कमला बेटा, होश में आ, क्या हुआ है तुझे कमला बिटिया? अरे बेटा बोल ना, क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों चीख रही है? बोल तो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, कुछ है मेरे बालों में, कुछ है इसमें। बेटी के इतना कहते ही उसकी माँ और बड़ी माँ तेजी से उसके बालों को खोलकर कुछ देखने लगती है। तभी बालों का एक बहुत बड़ा सा गुच्छा जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर फुलवा की चीख निकल जाती है। बड़ी माँ कमला के बालों को देखती है तो पाती है कि सर के एक हिस्से के बाल पूरी तरह से गायब हो गए हैं और वहाँ पर एक गोल घेरा जैसा बन गया है। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे ऐसे कैसे अपने बाल टूटकर जमीन पर गिर पड़ते हैं? किसी की काली नजर लगी है हमारी बच्ची की खुशियों को। अरे इतनी सारी बातें एक साथ होना कोई संयोग नहीं हो सकता। कमला अभी भी घबराकर अपनी माँ के गले लगी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। वाह, बिटिया को ले जाओ और जाकर इसका हुलिया ठीक करो और फिर से जयमाल के लिए लेकर आओ। समय निकला जा रहा है, दामाद जी इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं, लगता है आज का मुहूर्त ही गलत है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए बहन जी, कमला अब सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे घर की बहू भी है। मैं समझ सकती हूँ कि उसके ऊपर इस घटना का कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। हमसे जो संभव हो सकेगा हम वो सब करेंगे, लेकिन फिलहाल मुहूर्त निकला जा रहा है। शुभ मुहूर्त पर शुभ काल कर लेते हैं। बाकी बिटिया की मानसिक स्थिति का हम हवेली में पूरा ख्याल रखेंगे और हाँ, बात को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। आप बेफिक्र रहिए। अपनी सास शशि की बातें सुनकर कमला थोड़ी शांत हो गई थी। ब्याह का सारा उत्साह छू हो गया था और बुझमन से ही कमला मुरझाए चेहरे और बिखरे बालों में ही कुलदीप के गले में माला डाल देती है। फेरों के बाद 1 मिनट ठहरे बहन जी, क्या काले रंग की चूड़ियां बेटी को पहनाने की आपके यहाँ कोई रस्म है क्या? अरे नहीं, उल्टा हमारे यहाँ तो बहुत अपशगुन मानते हैं, लेकिन आपने भिजवाई तो हमने मजबूरन पहना दी। हमें लगा नहीं पहनाएंगे तो शायद आपको बुरा लगेगा। क्या बात कर रही हैं आप? हम बहू के लिए काली चूड़ियां क्यों भिजवाने लगे भला? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मतलब आपने कमला के लिए ये काली चूड़ियां नहीं भेजी थी? हरगिज नहीं, हमने तो लाल रंग का राजस्थानी चूड़ा भेजा था, खास तौर पर मंगवाया था बहू के लिए। सारी घटनाएं एक बहुत बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। आपके घर पर ही लगता है किसी ने कोई काला जादू किया है, तभी तो आपके घर में रखे सामान पर ये सब हुआ। मुझे लगता है कि कमला की भलाई इसी में है कि वो जल्द से जल्द घर से दूर चली जाए। तुम ठहरो छोटी, मैं जरा पहले बिटिया की नजर उतार देती हूँ, उसके बाद कमला की विदाई करेंगे। बड़ी माँ दौड़ कर जाती है और कुछ सामान अपनी मुट्ठी में लेकर कमला के पास आ जाती है। मनी मन मंत्र बुदबुदाते हुए वो 5 बार कमला के ऊपर से मुट्ठी में लिया हुआ वो सामान उतारती है और आखिरी बार जैसे ही वो कमला के सिर पर से नजर उतारने के बाद उसके माथे को छूती है, उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो उछलकर दूर जा गिरती है। ये सब देखकर सभी लोग स्तब्ध थे, जुबान जैसे हलक में अटक गई थी। समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ। कमला बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा हमें बताओ, अभी तुम कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ मैं माँ जी, चिंता मत करो, उनका पैर फिसल गया होगा इसीलिए गिर पड़ी। अपने मन में कोई वहम मत लाओ। शशि अपनी समधन फुलवा के पास आकर कहती है, अभी तो हम बहू को लेकर अपने घर जा रहे हैं। हमारे दरवाजे पर भी तमाम रिश्तेदार जमा हैं। इस समय तो चर्चा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन बहू की मुंह दिखाई के बाद हम पता करते हैं कि आखिर बहू को समस्या क्या है। तब तक आप भी कोई जानने वाले आदमी को बुलाकर अपने घर का शुद्धिकरण करा लीजिए। जी बहन जी, ठीक कह रही हैं आप। वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी विवाह में अगर पूजा पाठ में कुछ गलती हो जाए ना, तो पितृ नाराज हो जाते हैं और कई बार पितरों के नाराज होने पर भी कई तरह के अपशगुन हुआ करते हैं। हो सकता है जो कुछ हम सोच रहे हैं वैसा ना हो और ये सब पितरों का ही क्रोध हो। हम पितरों की शांति के लिए भी हवन करेंगे।
आप लोग फिक्र मत करिए। दोनों समधन गले मिलकर एक दूसरे से विदा लेती हैं और बारात कमला को लेकर विदा हो जाती है। ससुराल आने के बाद बहू की गृह प्रवेश से लेकर मुंह दिखाई तक की सारी रस्में बहुत ही शांति से संपन्न हो जाती है, जिससे शशि और कुलदीप के मन को बड़ी तसल्ली मिली थी। उन्हें लग रहा था कि शायद जो भी बला थी वो बहू के मायके में ही पीछे छूट गई और ये सब शांत हो गया हो। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है ना, तो उससे पहले एक लंबी खामोशी होती है। कमला की मुंह दिखाई की रस्म थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कमला और कुलदीप का कमरा तो ऐसा लगता था जैसे फूलों के बगीचों में बदल गया हो। महंगे दीपदानों से मध्यम सी रोशनी फूटकर बाहर आ रही थी। दूर दूर से मंगाए गए खास तौर से सफेद और लाल फूल कमरे की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। इतने गुलाबों के बीच भी कमला का चेहरा किसी चांद की तरह चमकता नजर आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही सामान्य था जैसे कि किसी भी घर में दुल्हन के आने के बाद हुआ करता है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। कुलदीप और कमला के नए जीवन की सुखद शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे एक सप्ताह बीतने को आया था। कमला के हाव भाव व्यवहार एकदम सामान्य था। शशि और कुलदीप शादी के दौरान हुई घटनाओं को एक बुरा सपना समझकर भूलने ही लगे थे कि एक दिन रात के तकरीबन 2 बजे का समय था। कुलदीप की आंखें खुली तो उसे एहसास हुआ कमला अपने बिस्तर पर नहीं है। कुलदीप बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ मिनट तक कमला के आने का इंतजार करता है, लेकिन कमला की कोई आहट उसे सुनाई नहीं देती। चिंता की लकीरें अब कुलदीप के माथे पर दिखाई देने लगी थी। कुलदीप अपने बिस्तर से उतरकर पहले बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखता है। बाथरूम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। अब तो कुलदीप को और भी घबराहट होने लगी। कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था।